हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को यानी कि म्यूजिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं म्यूजिक के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए चुने हुए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। समझ गए? तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन सिंपल सा है कि संगीत की परिभाषा लिखिए, यानी कि संगीत क्या होता है। तो संगीत वह कला है जिसमें कि ध्वनि और लय का संयोजन होता है। यह भावनाओं के व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। इसमें गायन, वादन और नृत्य शामिल होता है। सिंपल सा है कि संगीत आखिर होता क्या है। तो संगीत जो है ना, यह वह कला है जिसमें कि ध्वनि और लय का क्या होता है, तो संयोजन होता है। और यह भावनाओं का ना व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है। जैसे कि अगर आप कहीं पर पूजा होते रहता है तो वहाँ पर आप जो पार्टी वाला गाना होगा वो तो नहीं बजाएंगे, वहाँ पर आप क्या बजाएंगे, भक्ति गाना बजाएंगे। पार्टी में आप भक्ति गाना तो नहीं बजाएंगे, पार्टी में जो पार्टी सॉन्ग होता है उसको बजाते हैं। कोई सैड होता है तो सैड सॉन्ग सुन लेता है, कोई हैप्पी होता है तो हैप्पी सॉन्ग सुन लेता है। यानी कि जिसका जैसा मूड होता है वैसा सॉन्ग बजाता है। यानी कि या फिर कोई ऐसा जगह हो जहाँ पर वैसा चीज़ हो रहा हो तो उसके अनुरूप हम वहाँ पर वैसा संगीत बजाते हैं, यानी कि वैसा म्यूजिक बजाते हैं। यानी कि सिंपल सा है कि भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है, तो संगीत होता है। तो याद रखिएगा संगीत क्या होता है, तो संगीत वह कला है जिसमें कि ध्वनि और लय का संयोजन होता है और यह भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है। इसमें क्या क्या होता है, तो गायन भी होता है संगीत में, वादन भी होता है और नृत्य भी होता है। समझ गए? इस आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि संगीत में क्या क्या शामिल है, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा सकता है। तो याद रखिएगा गायन, वादन और नृत्य शामिल है संगीत में। और लघुत्तरीय में आपसे इस तरह से पूछा जाएगा संगीत की परिभाषा लिखिए, तो आपको इस तरह से लिखना है। और एक और चीज़ आपको बता दें, आपको लग रहा होगा कि बस इतना ही लिखना है एग्जाम में, तो हाँ आपको इतना ही लिखना है। यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न जो है उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ड में लिखना है और कम से कम 25 वर्ड में लिखना है। 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं लघुत्तरीय उसको, क्योंकि 2 नंबर में आपको ज़्यादा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप जैसे कि 2 नंबर का प्रश्न है उसको आप आधा पेज में 1 पेज में लिखते हैं तो आपको क्या लगेगा, इससे टीचर और खुश होगा और ज़्यादा नंबर दे देगा। तो आपको तो ये पता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 में तो उसमें मिलेगा नहीं, 2 ही मिलेगा। लेकिन 2 भी आपको मिलने की कम संभावना होगी अगर आप 1 पेज लिख लेते हैं अगर 2 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो कैसे, तो आपको बता दें कि अगर टीचर 2 नंबर वाला क्वेश्चन को 1 पेज में देखेगा तो उसके मन में क्या उत्पन्न होगा, कैसी भावना उत्पन्न होगी कि ये कुछ से कुछ लिख दिया हुआ है। क्योंकि अगर सही सही लिखता है तो 4 से 5 वर्ड में इसका आंसर हो जाता है। कुछ से कुछ लिखा है, यानी कि अगर आप सही भी लिखेंगे तो आपको लगेगा, उस टीचर को लगेगा कुछ से कुछ लिख दिया, इसको कट कर देते हैं या फिर इसको एवरेज नंबर दे करके छोड़ देते हैं। यानी कि 2 नंबर का होगा तो उसमें 1 नंबर आपको दे करके छोड़ देगा टीचर। इसलिए आपको बता दें कि 2 नंबर का जो प्रश्न होगा उसको मैक्सिमम 40 वर्ड में लिखना है या मिनिमम आप लोग 20 से 30 वर्ड में लिख सकते हैं। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको मैक्सिमम 150 वर्ड में लिखना है और मिनिमम 100 वर्ड में लिखना है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और सभी सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको म्यूजिक के लिए बता रहे हैं, सभी सब्जेक्ट में आपको ऐसा ही करना है। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत जिसको उत्तरी भारत में गाया बजाया जाता है और कर्नाटकी संगीत को दक्षिणी भारत में। सिंपल सा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के कितने मुख्य प्रकार होते हैं, तो 2 मुख्य प्रकार होते हैं। लघुत्तरीय में इस तरह से पूछा जाएगा तो आपको लिख देना इस तरह से, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है राग और ताल में क्या अंतर होता है। तो राग और ताल जो है इसमें अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो राग को पहले देख लेते हैं। तो राग जो है ये स्वरों का एक विशिष्ट समूह होता है जो किसी निश्चित समय पर ही गाया बजाया जाता है। यानी कि हर एक राग को हम हर समय तो नहीं गा बजा सकते हैं। जैसे कि राग भीमपलासी का गाने का समय संध्या काल को, तो उसको हम संध्या काल में ही गाते हैं। राग यमन का गाने का समय रात्रि का, तो उसको हम रात्रि के समय में ही गाते हैं। यानी कि स्वरों का एक ऐसा समूह जिसका कि गाने का एक निश्चित समय होता है, उसी को कहा जाता है राग। सिंपल सा क्वेश्चन है कि राग पहले आपको बताना है और ताल बताना है। तो राग क्या है कि स्वरों का एक ऐसा विशिष्ट समूह होता है जो कि किसी निश्चित समय पर ही गाया बजाया जाता है। अब ताल क्या होता है, तो ताल जो है संगीत की लय को मापने का साधन है। इसमें विभिन्न मात्रा और बिट्स होते हैं। सिंपल सा है कि ताल क्या होता है, तो संगीत की जो लय होती है उसको मापने का एक साधन क्या है, तो ताल है। इसमें क्या होता है, ताल में एक विभिन्न जो है मात्रा होती है, और मात्रा जिसको कि हम बिट्स भी कहते हैं इंग्लिश में। समझ गए ना? तो ताल में क्या होता है, तो विभिन्न मात्रा होती है और इस संगीत में लय को मापने का एक माध्यम है ताल। तो याद रखिएगा राग और ताल में क्या अंतर होता है। तो राग में ये होता है कि ये निश्चित समय पर गाया बजाया जाता है, और ताल क्या होता है, इसमें संगीत को मापने का माध्यम होता है ताल। समझ गए? इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन कौन थे और उनका भारतीय संगीत में क्या योगदान था।
ये क्वेश्चन आप लोगों से लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है और दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। तो लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा तो आपको बस इतना ही लिखना है जो भी आपको बताएंगे, और दीर्घ उत्तरीय में आपसे पूछा जाएगा तो कम से कम आपको 100 वर्ड और मैक्सिमम आपको 150 वर्ड में लिखना है, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जब करवाएंगे उस समय भी आपको बता देंगे अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा इसका आंसर क्या क्या लिखना है। अभी सिर्फ आप लोग देख लीजिए, अगर ये प्रश्न आपसे लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है। तो तानसेन कौन थे? तो तानसेन अकबर के दरबारों में नवरत्नों में से एक थे। ऑब्जेक्टिव के में भी पूछा जा सकता है अकबर के दरबार में नवरत्नों में से कौन एक थे। आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको चूज करना होगा। तो याद रखिएगा तानसेन जो थे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। वैसे तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, लेकिन आपसे संगीत में सिर्फ तानसेन के बारे में ही पूछा जाएगा। जैसे कि हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री में आपसे टोडर मल के बारे में पूछ लेगा, बीरबल के बारे में पूछ लेगा, अबुल फजल के बारे में पूछ लेगा, लेकिन आपको संगीत में सिर्फ तानसेन के बारे में ही पूछेगा। तो याद रखिएगा तानसेन अकबर के दरबारों में नवरत्नों में से एक थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक और संगीतकार थे। उन्होंने कई रागों की रचना की है, जैसे कि राग मियाँ तोड़ी और मियाँ की मल्हार। याद रखिएगा इनका भारतीय संगीत में क्या योगदान था। तो तानसेन जो थे इन्होंने कई रागों की रचना भी की है, जैसे कि राग मियाँ तोड़ी, राग मियाँ मल्हार, इस सबको याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि राग मियाँ मल्हार की रचना किसने की है, राग मियाँ तोड़ी की रचना किसने की है। तो इस सबको याद रखिएगा, इस सब के रचनाकार है तानसेन। सिंपल सा क्वेश्चन था कि तानसेन कौन है। तो तानसेन अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक व संगीतकार थे। उनका संगीत में क्या योगदान था। तो इन्होंने कई सारी रागों की रचना की थी, जैसे कि राग मियाँ तोड़ी और राग मियाँ मल्हार। इस तरह से आपको याद रखना है, समझ गए। और एक और चीज़ आपको बता दें कि आपको एग्जाम में जा करके ना, जैसे कि हम यहाँ पर बताएं, तो आपको सेम टू सेम यही पॉइंट नहीं लिखना है कि तानसेन अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे तानसेन, यानी कि आपको अपने लैंग्वेज में बना करके लिखना है। बात तो यही रहेगा। बात जैसे अगर हम कह सकते, किसी को कहते हैं कि तुम वहाँ जाओ, हम उसको कहेंगे एक काम करो तुम वहाँ पर जाओ, कोई उसको बोलेगा वहाँ पर तुम जाओ। तो मतलब एक ही चीज़ को कहने का अलग अलग माध्यम होता है, लेकिन बात तो वही होता है। तो वही आपको करना है कि जैसे सिर्फ समझ करके रखना है और अपने एग्जाम में जा करके जितने भी आंसर है सबको अपनी भाषा में बना करके लिखना है। अगर आप रटने लगिएगा ना तो क्या हो जाएगा, आप रटिएगा तो कितना सारा क्वेश्चन रट पाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 क्वेश्चन रट लेते हैं, 200 क्वेश्चन रट लेते हैं, लेकिन आपको 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में आप कितना क्वेश्चन रटना पड़ेगा। इसलिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और उसका आंसर हमें देना क्या है। सिंपल सा जैसे ये था कि तानसेन कौन थे, तो समझ गए अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे और क्या थे, तो एक गायक थे, संगीतकार थे, और मियाँ तोड़ी और मियाँ मल्हार की रचना की है उन्होंने। बस अब इसको आप लोग खुद से अपनी लैंग्वेज में जैसे भी बना करके लिखें आप लोग लिख दीजिएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन है सप्तक क्या होता है। तो सप्तक क्या होता है, तो सप्तक 7 स्वरों का एक समूह होता है, जिसमें कि सारे गौम पौधौनी होता है और इसके 3 प्रकार होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्यम सप्तक और तार सप्तक। ये क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए, क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाएगा, या तो स्वर पूछ ले या प्रकार पूछ ले। सप्तक के कितने स्वर, तो क्या याद रखेगा 7 स्वर। सप्तक के स्वर कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, याद रखेगा। और सप्तक के प्रकार कितने होते हैं, 3 के होते हैं। इस दोनों को याद रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन में से एक ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा ही जाएगा। हो सकता है दोनों पूछ ले, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक तो पूछा ही जाएगा। और लघु उत्तरीय में आपसे ये पूछा जा सकता है कि सप्तक क्या होता है। तो सिंपल सा, सप्तक 7 स्वरों का एक समूह होता है, जिसमें कि सारे गौम पौधौनी होते हैं और इसके 3 प्रकार होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्यम सप्तक और तार सप्तक, समझ गए। अगला क्वेश्चन है लय और ताल में क्या संबंध है। तो लय जो है संगीत की गति है, जबकि ताल क्या है, तो ताल जो है लय को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। लय ताल का आधार होता है। लय और ताल में क्या संबंध होता है, तो लय जो है संगीत की गति है, जबकि ताल क्या है, तो लय को व्यवस्थित करने का ही एक तरीका होता है, और लय जो है ये ताल का आधार होता है। सिंपल सा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग म्यूजिक के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग किस तरह से इस पीडीएफ को ले सकते हैं, समझ गए। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले लिए वे लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आप लोग अगले क्वेश्चन से देख लीजिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन से। और जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए हैं उनको बता दें इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको मिलेगा जितना भी टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, सारा का सारा आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपके एग्जाम में पिछले 11 साल में 2013 से लेकर के 2024 पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए वो सभी प्रश्न भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आंसर के साथ इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और इतना सब कुछ अगर आप कर लेते हैं ना, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कोई बुक पढ़ने की, ना कोई गेस्ट पेपर पढ़ने की, ना कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बस आप लोग इतना कर लीजिए, समझ गए। अब इसको लेना कैसे है,
तो इसका जो प्राइस है वो केवल और केवल 30 रुपये रखें। 30 रुपये इसीलिए ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएगा। अगर इतना आप कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पे कैसे करना है, तो ये जो नंबर है 7903820891, इस नंबर पे आपको क्या करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आपको क्या करना है, केवल और केवल 30 रुपये पे कर देना है। और जैसे आप 30 रुपये पे करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है जो आप 30 रुपये पे करेंगे, और इसी नंबर से व्हाट्सएप है, तो इस व्हाट्सएप पर आपको क्या करना है, जो आप पे कीजिएगा उसको स्क्रीनशॉट भेज देना। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बस एक छोटा सा मैसेज कर देना म्यूजिक, जिससे कि ये पता चल जाए आपको म्यूजिक का PDF चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे म्यूजिक, आपको जो PDF है तुरंत मिल जाएगा। और इस PDF में जितने क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, समझ गए। क्योंकि छूटेगा क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, तो जो आपके एग्जाम में सिलेबस दिया हुआ है टॉपिक उसी से है ना। क्लास 12 का जो सिलेबस है, सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया हुआ है तो उसी टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। और टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में भी जो भी इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सभी प्रश्न इस PDF में ऐड कर दिए हैं। यानी कि सिंपल सा, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका प्राइस है केवल और केवल 30 रुपये। तो आप लोग भी चाहें तो इस PDF को ले सकते हैं। जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस PDF को नहीं लिए वे लोग। और आपको एक और चीज़ बता दें कि आप भले इस PDF को नहीं लिए तो आप किसी और चीज़ से पढ़ सकते हैं, लेकिन दो चीज़ से आप कभी भी नहीं पढ़िएगा। कौन कौन सी चीज़, तो गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक। चाहे तो आप NCERT के बुक से पढ़ सकते हो, उसमें सही दिया रहता है, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक को आप देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को उठा लीजिए, 50 सेट आप लोग एक साथ 50 क्वेश्चन को उठाइए और उसको गूगल पर जाकर के कहीं से भी आपको किसी बुक से जाकर के चेक कीजिए। उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के बीच में आपको गलत ही देखने को मिलेगा। उसका में क्या होता है, किसी भी प्रकाशन का होता है ना, क्वेश्चन पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो या फिर गेस पेपर, उसमें अधिकतर क्वेश्चन का आंसर गलत ही आपको देखने को मिलेगा। 50 में आपको 5 से 7 क्वेश्चन गलत देखने को मिलेगा। और ये हर एक पब्लिकेशन में होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक पब्लिकेशन में हो जाए, हर एक पब्लिकेशन में आपको गलत ही देखने को मिलेगा। 50 में से 5-7 क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग चाहें तो बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक से या गेस पेपर से ना ही पढ़िएगा, समझ गए। और चाहे तो आप इस PDF को पढ़ सकते हैं, इसमें आप जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया हुआ है इसको कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब किसी भी बोर्ड से हो, आपका अगर सब्जेक्ट म्यूजिक है, आप क्लास 12 में है, तो आप लोग इस PDF को ले सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, वीणा और सितार में क्या अंतर होता है। वीणा में और सितार में, इन दोनों में ना अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो वीणा जो है ये भारतीय वाद्य यंत्र है। वीणा क्या है, तो भारत का वाद्य यंत्र है जिसमें कि तार होते हैं और इसे पारंपरिक संगीत के लिए उपयोग किया जाता है। वीणा को किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो वीणा को पारंपरिक जो हमारा संगीत है उसके लिए उपयोग किया जाता है वीणा को। और वीणा क्या है, तो भारतीय वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र किसको कहते हैं, जिसको कि बजाया जाता है, तो वीणा जो है भारतीय ही है। इसमें क्या होते हैं, तो तार होते हैं। इतना समझ गए वीणा के बारे में। अब ये सितार क्या होता है, जो सितार जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक मुख्य वाद्य यंत्र है जिसमें कि तारों की संख्या जो है वीणा के मुकाबले अधिक होती है। इसका उपयोग जो है ये आधुनिक और पारंपरिक संगीत दोनों में ही किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि वीणा और सितार क्या है, तो वीणा जो है ये भारतीय वाद्य यंत्र है जिसमें कि तार होते हैं और ये पारंपरिक संगीत के लिए ही केवल उपयोग किया जाता है। और सितार में क्या है, तो ये आधुनिक और पारंपरिक दोनों ही संगीत के लिए उपयोग किया जाता है सितार को। और इसमें तारों की जो संख्या होती है वो वीणा के मुकाबले में अधिक होती है। और ये जो है सितार ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य वाद्य यंत्र है। सिंपल सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी किस प्रकार का संगीत है। तो ठुमरी जो है एक शास्त्रीय संगीत की शैली है जो भावनाओं और अभिव्यक्ति को केंद्रित होती है। इसकी हल्की धुन और भावपूर्ण गाने के लिए जाना जाता है। इसको सिंपल सा है कि ठुमरी क्या है, तो ठुमरी जो है ये किस प्रकार का गीत है। अच्छा, तो ठुमरी जो है एक शास्त्रीय संगीत की शैली है जो भावनाओं और अभिव्यक्ति को केंद्रित करती है। इसकी जो हल्की धुन होती है ये भावनाओं के लिए जाना जाता है। इसका जो ठुमरी का जो हल्की धुन होता है वो किसके लिए जाना जाता है, तो भावपूर्ण गाने के लिए जाना जाता है ठुमरी की हल्की धुन को। और ये जो ठुमरी होती है ये भावनाओं को अभिव्यक्ति को केंद्रित करती है और ये एक शास्त्रीय संगीत की शैली है। सिंपल सा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राग यमन का आरोह अवरोह लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे लघुत्तरीय में तुम पूछा जाएगा ही और दीर्घोत्तरीय नहीं ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा राग यमन का जो आरोह क्या होता है और अवरोह होता है। तो राग यमन का आरोह होता है नी रे गौ म प ध नि सा और इसका जो अवरोह होता है वो होता है शा नी ध प म ग रे सा। ये जो है राग यमन का आरोह और अवरोह है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुपद क्या होता है। तो ध्रुपद जो है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक प्राचीन शैली है जो गंभीर और शुद्ध गायन पर आधारित होती है। यह मुख्यतः भक्ति संगीत है। सिंपल सा है कि ध्रुपद क्या होता है, तो ध्रुपद जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक प्राचीन शैली है जो गंभीर और शुद्ध गायन पर क्या होती है, तो आधारित होती है और यह मुख्यतः भक्ति संगीत है। क्या है ध्रुपद, तो भक्ति संगीत है मुख्यतः।
अगला क्वेश्चन है वाद्य यंत्रों के प्रकार लिखिए। वाद्य यंत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो वाद्य यंत्र के 4 प्रकार होते हैं, तत्व वाद्य यंत्र, अवनद्ध वाद्य यंत्र, सुषीर वाद्य यंत्र और घंट वाद्य यंत्र। अब आपको ये अच्छे से याद रखना है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, और लघु उत्तरीय में आपसे यही पूछा सकता है कि वाद्य यंत्र के कितने प्रकार होते हैं? तो वाद्य यंत्र के 4 प्रकार होते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए एक क्वेश्चन आपका रेडी हो गया कि वाद्य यंत्र के प्रकार तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत क्या होता है? तो तार वाले वाद्य यंत्र आते हैं, यानी कि जैसे कभी देखिए वीणा हो गया, आपसे पूछा जाएगा वीणा के किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है ऑब्जेक्टिव में, तो क्या बोलिएगा? तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है वीणा। फिर सितार भी आता है क्योंकि उसमें तार होते हैं, तो तार वाले जितने भी वाद्य यंत्र होंगे ना वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएंगे। अवनद्ध वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन आएगा? तो जो झिल्ली वाले होंगे वाद्य यंत्र वो आएंगे अवनद्ध वाद्य यंत्र के अंतर्गत। जो फूंक कर बजाने वाले होंगे जैसे कि बांसुरी वो आएंगे सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत। घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत धातु या लकड़ी वाले जितने भी वाद्य यंत्र होंगे जैसे कि तबला हो गया, ये सब आएंगे घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत। तो इस तरह से आपको याद रखना है वाद्य यंत्र के 4 प्रकार होते हैं, तत्व, अवनद्ध, सुशीर और घन। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है सब आपको बता दिए, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है तान क्या होती है? तो तान जो है संगीत में स्वरों का तेज गति से उच्चारण होता है, यह गायक की तकनीकी कुशलता को दर्शाता है। तो तान क्या होता है? तो तान जो है इस संगीत में स्वरों का तेज गति से उच्चारण होता है, यह गायक की क्या करता है? तो तकनीकी और कुशलता को दर्शाता है तान। अब संगीत में आलाप का क्या महत्व होता है? तो आलाप संगीत का वह हिस्सा है जिसमें कि रागों की विशेषताओं को बिना ताल के प्रस्तुत किया जाता है, यह राग की पहचान कराने के लिए महत्वपूर्ण है। संगीत में आलाप का क्या महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है? तो आलाप जो है संगीत का वह हिस्सा है जिसमें कि राग की विशेषताओं को जो बिना ताल के प्रस्तुत किया जाता है, और यह राग की पहचान कराने के लिए आलाप जो है महत्वपूर्ण होता है संगीत में। अगला क्वेश्चन है ठेका और सम का क्या अर्थ होता है? तो ठेका जो है ये तबले पर बजाई जाने वाली ताल का एक पैटर्न होता है, और सम क्या होता है? क्या ठेका और सम का क्या अर्थ होता है? तो सम जो है यह ताल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ताल का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। तो ताल का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसको कहा जाता है सम। तो याद रखिएगा सम किसको कहा जाता है? तो ताल का सबसे महत्वपूर्ण भाग को सम कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में के लिए भी आपको याद रखना है। और ठेका में क्या होता है? तो ये तबले पर बजाई जाने वाली ताल है का एक पैटर्न होता है ठेका। समझो ये ताल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अगला क्वेश्चन है विवादी स्वर क्या होता है? इसको तो अच्छे से याद ही कर लीजिए। विवादी यानी कि जो वर्जित होगा, जिसको कि विवाद मतलब क्या? जो किसी से विवाद कर लेता है, इतना याद रखेगा। यानी कि अगर विवाद करेगा तो सब इसको क्या कर देगा? तो वर्जित कर देगा, हटा देगा। तो यानी कि जो विवादी स्वर वो होते हैं जो कि राग में वर्जित होते हैं, जिसको कि राग में गाया बजाया ही नहीं जाता है, उसे ही कहते हैं विवादी स्वर, या फिर बहुत ही इसका कम उपयोग किया जाता है विवादी स्वर का। सिंपल सा है कि जो वर्जित स्वर होते हैं जैसे कि किसी राग में गाया बजाया ही नहीं जाता है, उसे ही कहा जाता है विवादी स्वर। अगला क्वेश्चन है ये आपसे लघु उत्तर ये में पूछा जाएगा इस तरह से, और ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा जाएगा कि विवादित स्वर को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा विवादित स्वर को वर्जित स्वर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संगीत में स्वर और श्रुति का क्या महत्व है? तो श्रुति क्या होता है और स्वर क्या होता है? तो संगीत के मूल ध्वनि के जो तत्व होते हैं उसी को स्वर कहा जाता है। संगीत का जो मूल ध्वनि होता है ना, उसका जो मुख्य तत्व होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। अब श्रुति क्या होता है? तो यह स्वरों के बीच एक सूक्ष्म ध्वनि भिन्नता होती है। स्वरों के बीच एक सूक्ष्म यानी कि छोटा सा ध्वनि भिन्नता जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? तो श्रुति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गुरु शिष्य परंपरा में संगीत का क्या महत्व होता है? तो गुरु शिष्य परंपरा में संगीत जो है शिक्षा का आधार है, जिसमें कि गुरु अपने ज्ञान और अनुभवों को शिष्य को मौखिक रूप और व्यावहारिक रूप से सिखाता है। सिंपल सा है कि गुरु और शिष्य परंपरा का संगीत में क्या महत्व होता है? तो किसी भी पढ़ाई में क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं वो अपने विद्यार्थी को यानी कि अपने शिष्य को पढ़ाते हैं, वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा में भारतीय संगीत की शिक्षा का आधार है, जिसमें कि गुरु क्या करते हैं? अपने ज्ञान अपने अनुभव को जो अपने शिष्य होते हैं उसको देता है मौखिक रूप से और व्यवहारिक रूप से उसे सिखाता है। यानी कि मौखिक रूप से यानी बोल करके, व्यवहारिक रूप से यानी कि समझा करके अपने शिष्य को गुरु जो है ये बताता है। यही महत्व होता है, यही इंपॉर्टेंस होता है गुरु शिष्य परंपरा का संगीत में। राग भूपाली की विशेषता बताइए। तो राग भूपाली की विशेषता के बारे में आपको इसमें और भी लिख सकते थे वादी संवादी, लेकिन आरोह अवरोह भी अगर आप लिख देते हैं तो आपका काम चल जाएगा, आपके 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएंगे। तो राग भूपाली की विशेषता इसका आरोह होता है सा रे ग म प ध सा, और अवरोह होता है सा ध प ग रे सा। इसमें तीव्र और मध्यम स्वर नहीं होते हैं। राग भूपाली में तीव्र और मध्यम स्वर जो है वर्जित होता है।
अगला क्वेश्चन है संगीत के प्रकार। तो संगीत के 3 प्रकार होते हैं, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। याद रखिएगा संगीत के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत। तीनों को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और लघुत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि तबला और पखावज में क्या अंतर है। अब तबला क्या है, तो ये हिंदुस्तानी संगीत का मुख्य ताल वाद्य यंत्र है। और पखावज क्या है, तो ये ध्रुपद शैली में उपयोग किए जाने वाला ताल वाद्य यंत्र है। सिंपल सा है कि तबला और पखावज क्या है, तो तबला जो है हिंदुस्तानी संगीत का मुख्य जो है, हिंदुस्तानी संगीत का जो मुख्य ताल वाद्य यंत्र होता है उसी को कहा जाता है तबला। और पखावज क्या होता है, तो ध्रुपद शैली में उपयोग किए जाने वाला एक ताल वाद्य यंत्र है। समझ के, तबला क्या है, तो हिंदुस्तानी संगीत का जो मुख्य ताल वाद्य यंत्र है वो क्या है, तो तबला ही है। और पखावज क्या है, तो ध्रुपद शैली में उपयोग किए जाने वाला ताल वाद्य यंत्र है। समझ गए, सिंपल सा था। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे संगीत के उसको करेंगे। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताए थे, जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिए, तो आप लोग उसको जरूर ले लीजिएगा। अगर आप लोग क्लास 12th में आपका सब्जेक्ट म्यूजिक है और अभी तक आप पीडीएफ नहीं लिए तो ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जितना क्वेश्चन है ना, अगर उसको कर लीजिएगा ना, तो आप किसी भी बोर्ड से हो बस आपको उतना कर लेना। उसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। बस जितना आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। समझ गए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।